तो नमस्कार। आज हम बात करेंगे टाइम ट्रैवल के बारे में। टाइम ट्रैवल एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत सारी सक्सेसफुल मूवीज़ आज की डेट में बन चुकी हैं। चाहे वो बैक टू द फ्यूचर हो, चाहे टर्मिनेटर हो, चाहे इंटरस्टेलर। इन सब का प्लॉट जो था वो टाइम ट्रैवल ही था। इनके अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं, जैसे एवेंजर्स की एंड गेम कह लीजिए, हैरी पॉटर, प्रिजनर ऑफ एazkaban कह लीजिए। इन सब में टाइम ट्रैवल को कहीं ना कहीं दिखाया गया है। ये देखने में बहुत अच्छा लगता है और सब लोग ये सोचते हैं कि क्या ये कभी पॉसिबल भी हो सकता है। वेल एक्चुअली में ये पॉसिबल हो सकता है ही नहीं, ये पॉसिबल है। ये बिल्कुल पॉसिबल है, टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। अब इसको किस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, कैसे इस चीज़ की शुरुआत हुई और आज की डेट में हम इस टाइम ट्रैवल पे कहाँ की पोजीशन में खड़े हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे इस एपिसोड में। ईयर 1895 में लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने एक फिक्शन नॉवल लिखा था द टाइम मशीन के नाम से। और ये वही नॉवल था जिसके बाद में टाइम मशीन का नाम मशहूर हुआ। एक ऐसी मशीन जो किसी इंसान को समय में आगे या पीछे ले जा सकती है। वैसे तो ये फिक्शन नॉवल था, लेकिन इसके बाद जैसा कि मैंने कहा कई सारी मूवीज़ बनी इसी टॉपिक के ऊपर जो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इस नॉवेल के बाद में इसको सिर्फ मूवीज़ के लिए ही इस्तेमाल किया गया। इस नॉवेल ने कई सारे फिलोसोफर को और साइंटिस्ट को भी एक टॉपिक दे दिया। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश किए गए फिजिसिस्ट और फिलोसफर्स के द्वारा। अब अगर बात करें टाइम ट्रैवल की, तो मूवीज़ में तो बहुत सारे तरीके दिखाए गए हैं टाइम ट्रैवल करने के। चाहे वो सुपरमैन मूवी हो जिसमें वो बहुत तेज़ स्पीड से उड़ते हैं और टाइम में पीछे चले जाते हैं। चाहे वो हैरी पॉटर मूवी का हो जिसमें हरमाइनी एक जादू वाले यंत्र का यूज़ करती हैं और टाइम में पीछे चले जाते हैं। और चाहे इंटरस्टेलर मूवी में ब्लैक होल के पास में जाके टाइम डिफरेंस करना, फ्यूचर में ट्रैवल करने को दिखाया गया हो। Prepare to fire escape thrusters. Ready? Ready? Main engine ignition in 3, 2, 1. इनमें से कुछ जो हैं वो तो एकदम लेखक की कल्पनाओं का ही परिणाम है, जैसे हरमाइनी का जादू वाला जो यंत्र था। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थ्योरेटिकली करेक्ट हैं, साइंटिफिकली भी करेक्ट हैं, जो ये बताती हैं कि टाइम ट्रैवल एक्चुअली में पॉसिबल है। अब अगर टाइम ट्रैवल करना है तो वो दो ही टाइप से हो सकता है, या तो आप फ्यूचर में जाइए या तो आप पास्ट में जाइए। तो पहले बात करते हैं फ्यूचर में टाइम ट्रैवल की। अगर हम फिक्शन वगैरह को छोड़ के साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करें, तो सर आइजैक न्यूटन का ये कहना था कि टाइम एक कांस्टेंट होता है, ये कभी नहीं बदलता। आप चाहे धरती पे हो, चाहे स्पेस में हो, चाहे स्पीड में हो, चाहे धीरे हो, टाइम वैसा ही रहेगा, उसी स्पीड से चलेगा। लेकिन उनकी इस बात को गलत साबित किया एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी से। उन्होंने कहा कि समय जो है वो धीरे या तेज भी हो सकता है अगर आपकी स्पीड या ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा तेज हो तो, जिसको इन्होंने टाइम डायलेशन का नाम दिया। मैं इस बारे में थोड़ा बताऊंगा, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि टाइम डायलेशन अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफ़िकल्ट सा टॉपिक है फिज़िक्स का। अब अगर टाइम ट्रैवल के रिलेशन में इस चीज़ को समझना चाहें, तो अगर कोई भी इंसान किसी बहुत तेज़ स्पीड के एयरक्राफ्ट या स्पेस शटल में बैठ जाए, तो वो धरती पे बैठे किसी भी इंसान के कंपैरिजन में उसका समय जो होगा वो थोड़ा धीरे बीतेगा। मतलब धरती का जो इंसान है उसके रिलेशन में अगर आप देखेंगे तो वो टाइम में पीछे होगा, और धरती वाला इंसान जो है वो टाइम में आगे निकल जाएगा। ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, थ्योरी नहीं है, इसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा बाकायदा प्रूव किया गया था 1971 में। हॉफेल और केटिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में दो एटॉमिक क्लॉक यूज़ की गई थी, क्योंकि बहुत ही प्रिसाइज टाइम को रिकॉर्ड किया जाना था। उनमें से एक घड़ी जो थी उसे धरती पर रखा गया और दूसरी घड़ी जो थी उसको एक एरोप्लेन में रख के धरती के चक्कर लगवाए गए।
जब वो एरोप्लेन धरती के चक्कर लगाने के बाद में वापस ज़मीन पे आया और उन दोनों घड़ियों का समय मिला के देखा गया, तो जो एरोप्लेन वाली घड़ी थी, वो धरती की घड़ी से कुछ नैनो सेकंड्स, उस एक्सपेरिमेंट की अगर बात करूँ तो प्रिसाइजली 60 नैनो सेकंड्स पीछे थी। इसने आइंस्टाइन की काइनेटिक टाइम डायलेशन थ्योरी को प्रूव कर दिया। मतलब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कल्पना है, बट एक्चुअली में ये सच है कि अगर आप बहुत तेज़ स्पीड से चल रहे होंगे तो जो टाइम होगा वो धरती पे किसी भी इंसान के टाइम से डिफरेंट होगा। इसको रिलेटिव टाइम डायलेशन भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि विमान में जो रखी घड़ी है वो धीरे चलने लगी थी, या फिर उसके अंदर बैठे हुए लोग जो थे उनको टाइम धीरे चलता हुआ दिखाई दे रहा था, जबकि धरती से उसको रिलेट किया जाता है तो वो धीरे था। इस थ्योरी के हिसाब से अगर हम ऐसा कोई स्पेसशिप बनाएं जो लाइट की स्पीड से चल रहा हो और उसमें बैठ के आप 10 साल के लिए धरती को छोड़ते हैं, मतलब आप धरती से निकले, लाइट की स्पीड से 10 साल तक चलते गए, 5 साल लाइट की स्पीड से गए, 5 साल लाइट की स्पीड से आए, तो आपके हिसाब से तो वो सिर्फ 10 साल ही हुए, लेकिन धरती पे आप 9000 साल बाद पहुंचेंगे। यही टाइम डायलेशन होता है। अब पता चल चुका है एक्सपेरिमेंट से कि ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है। एक्सपेरिमेंट्स में भी ये चीज़ देखी जा चुकी है। लेकिन साइंस जो है उसने अभी इतनी तरक्की नहीं की है कि लाइट की स्पीड से चलने वाली कोई भी शिप या कोई व्हीकल हम बना सकें। वो अभी बहुत दूर है ऐसा कुछ बना पाना। हाँ, इतिहास की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो उड़ने वाला जहाज़ हमने बनाया था, ज़ेपलिन, वो मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर पे रहता था। उसके बाद अगर आज की डेट में बात करें तो हमारे पास सुपरसोनिक हवाई जहाज़ भी आ चुके हैं जो साउंड की स्पीड से भी चलते हैं। तो फ्यूचर में शायद हम लाइट की स्पीड की भी बराबरी कर लें और ये वाला टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सके, लेकिन अभी तो फ़िलहाल नहीं है। अगर एक और प्रूफ की मैं बात करूं कि टाइम डायलेशन एक्चुअली में होता है, तो जो जीपीएस सैटेलाइट्स हैं वो काफ़ी स्पीड से धरती के चक्कर लगाते हैं, और इसी टाइम डायलेशन की वजह से जो धरती के साइंटिस्ट हैं उनको उस जीपीएस सैटेलाइट का टाइम रेगुलरली ठीक करते रहना होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो धरती का टाइम और उस जीपीएस सैटेलाइट का टाइम अलग अलग हो जाएगा। ये एक और चीज़ है जो इस टाइम डायलेशन थ्योरी को सही प्रूव करती है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है कि घंटों का अंतर आ गया, कुछ मिली सेकंड्स का अंतर आता है, लेकिन हाँ, अंतर आता है जिसको करेक्ट करना पड़ता है। अंतर आता है, ये प्रूव करता है कि थ्योरी सही है। आज की डेट में अगर कहा जाए तो एक रशियन एस्ट्रोनॉट हैं गेनेडी पडाल्का, इनको एक रियल लाइफ टाइम ट्रैवलर माना जाता है, क्योंकि ये लगभग 879 डेज के लिए स्पेस में रहे थे, और उस समय जिस भी स्पेस शटल या शिप में ये रहे होंगे वो 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रहा था। उस स्पीड से धरती के चक्कर लगा रहा था। तो जो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसके हिसाब से अगर कहा जाए तो वो 0.02 सेकेंड फ्यूचर में ट्रैवल कर चुके हैं। मतलब किसी भी धरती के इंसान कोई भी है उससे इनकी उम्र जो है वो 0.02 सेकेंड्स कम है। अब अगर बात करें अगले तरीके की, किस तरीके से टाइम ट्रैवल किया जा सकता है, तो उसमें आती है टाइम डायलेशन की दूसरी थ्योरी जो आइंस्टाइन ने दी थी। वो है ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट, कि जितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा टाइम डायलेशन उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब उतना ही स्लो टाइम गुजरेगा उस इंसान के लिए। अब ये न्यूटन की थ्योरी है कि द ग्रेटर द मास द ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा भारी होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। फॉर एन एग्जांपल अगर हम कहें तो धरती का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 9.8 मीटर्स पर सेकेंड है, लेकिन अगर जुपिटर की बात की जाए जो हमारे प्लानिटरी सिस्टम का सबसे भारी ग्रह है, उसकी है 24.79 मीटर्स पर सेकेंड। और वहीं अगर हम सूरज की बात करें जो सबसे ज़्यादा भारी है, तो वो होता है 279 मीटर्स पर सेकेंड का ग्रेविटेशनल फोर्स रखता है। मतलब जितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो ऑब्जेक्ट के पास में जाने से टाइम उतना ही धीरे चलेगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्लानिटरी ऑब्जेक्ट है जिसके पास आप जाते हैं जो धरती से ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स रखता है, तो धरती के रिलेशन में आपका टाइम उतना ही धीरे चलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप मान लीजिए जुपिटर के बहुत ज़्यादा पास चले जाते हैं और वहाँ पे आप
लगभग साल भर बिता देते हैं, तो जब आप धरती पे वापस आएंगे तो धरती के 10 साल बीत चुके होंगे। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल जो हुआ था वो इंटरस्टेलर मूवी में भी किया गया था। उसमें ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हुई थी तो उन्होंने ब्लैक होल का इस्तेमाल किया था, क्योंकि माना जाता है कि ब्लैक होल जो है वो यूनिवर्स का सबसे हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट है और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा है कि लाइट भी इसके पास में आके बेंड हो जाती है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बोलने की या थ्योरेटिकल बात है। 10 अप्रैल 2019 में इवेंट हॉराइजन टेलीस्कोप जो था उसने पहली बार ब्लैक होल की एक फ़ोटो खींची थी, जिससे ये बात प्रूव भी होती है कि ब्लैक होल के पास में जाके लाइट जो है वो बेंड कर जाती है। ये काफ़ी सर्कुलेट हुई थी इंटरनेट पे पहली फ़ोटो ब्लैक होल की। अब अगर बात करें इस मूवी की तो इसमें दिखाया गया था कि जो मूवी के मेन कैरेक्टर्स थे वो ब्लैक होल के पास के किसी एक ग्रह पे उतर जाते हैं, जहाँ पे 1 घंटा वो बिताते हैं तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर के लोगों के लिए 7 साल के बराबर होता है। अब साइंटिफिकली अगर कहा जाए तो ये बात बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि आइंस्टाइन की जो टाइम डायलेशन थ्योरी है उसमें ये बात बिल्कुल सही बैठती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि अगर ये इतना ही पॉसिबल है तो लोग करते क्यों नहीं? भाई ब्लैक होल के पास में जाओ, वहाँ पे समय बिताओ, फ्यूचर में पहुँच जाओ। यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो ब्लैक होल के पास में इतनी ज़्यादा होती है कि किसी भी इंसानी शरीर के लिए उसको सहना पॉसिबल नहीं है। एकदम पिचक जाए। मैंने बताया कि लाइट बेंड हो जाती है तो इंसानी शरीर तो क्या ही ताकत रखता है। और एक बार अगर आप उसके ग्रेविटेशनल पुल में फंस गए तो वापस भी आ पाएंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अभी इस बारे में बहुत सारा रिसर्च बाकी है। हाँ, ये चीज़ है कि ये थ्योरेटिकली और पॉसिबल है और प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को करके देखा गया है, लेकिन हम ये करने के कितना करीब हैं ये कहना थोड़ा मुश्किल है। इसमें अभी बहुत समय लगेगा, बट हाँ, फ्यूचर में कभी ना कभी तो शायद ऐसा होगा ही। अब बात हो गई फ्यूचर में ट्रैवल करने की, तो बात करते हैं पास्ट में ट्रैवल करने की। पास्ट का ट्रैवल भी थ्योरेटिकली पॉसिबल तो है, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अब पहले बात करें कैसे पॉसिबल है, तो आइंस्टाइन की वही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वही इसको पॉसिबल भी बताती है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो एक कॉन्सेप्ट बताती है वर्म होल्स का, जिसके थ्रू पास्ट में ट्रैवल करना पॉसिबल है। आइंस्टाइन ने जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू ग्रेविटी को एक्सप्लेन किया था तो उन्होंने ये कहा था कि जो स्पेस टाइम है ये एक मैश की तरीके से होता है। इसमें जितना हैवी प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट होगा उसका ग्रेविटेशनल पुल उतना ही ज़्यादा होगा। मैंने जैसा बताया काफ़ी वास्ट थ्योरी है, इसको अलग में एक्सप्लेन करूँगा। अभी के लिए आप बस ये समझ लो कि जो स्पेस टाइम है उसे एक मैश, एक जाल की तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया था। और उस जाल में, जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँ, एक ट्रैम्पोलिन जो होता है उसमें आप अगर बीच में एक कोई भारी सा गोला रख दे और एक कंचा उसमें घुमा के फेंकें तो वो गोल 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 उसके बगल में घूमेगा और धीरे धीरे उसकी तरफ अंदर जाएगा। आइंस्टाइन ने थ्योरी यही दी कि इसी को ग्रेविटी कहते हैं। अब जितना हैवी वो बीच का मास होगा उतना ही नीचे झुकता जाएगा वो ट्रैम्पोलिन या स्पेस टाइम का मैश, और उतनी ही स्टीप होती जाएगी वो ढलान और उतना ही तेज ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता जाएगा। अब इसी थ्योरी के हिसाब से उन्होंने कहा कि अगर वो प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट इतना ज़्यादा हैवी हो जाए कि वो उस स्पेस टाइम के मैश को ही फाड़ दे और नीचे चला जाए तो एक वर्म होल बन जाएगा। ये उस स्पेस टाइम के मैश को बेंड कर देगा एक तरीके से, और दोनों उसके जो, जैसे एक स्पेस टाइम का मैश है ये, ठीक है ना, अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा तो इसे ऐसे मोड़ के रख देगा, ठीक है ना। तो ये जो फट के बनेगा, इसे ये दोनों के बीच का जो हिस्सा है वो बन जाएगा वर्म होल। अब इस वर्म होल के थ्रू आप अगर एक तरफ से दूसरी तरफ निकलेंगे जो स्पेस टाइम का मैश था, तो आप प्रेजेंट से पास्ट में पहुंच जाएंगे कुछ ही मिनटों में, जो शायद होने में कई हजार साल का समय लगा। अब ऐसा नहीं कि ये कोई थ्योरी है या सिर्फ कल्पना है। इसके बारे में नोबेल प्राइज के एक विनर हैं किप थॉर्न, एक फिजिसिस्ट हैं, इन्होंने भी ये चीज़ कही है कि बहुत सारे ऐसे वर्म होल्स हैं जो
यूनिवर्स में, स्पेस में बनते रहते हैं, लेकिन इनका साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है, एक एटम के साइज से भी छोटा होता है। तो ऑब्वियसली कोई एटम के अंदर से कैसे निकलेगा, एटम ही इतना छोटा होता है तो फिर क्या बोला जाए। तो उनका ये कहना था कि जो ये छोटे छोटे वर्म होल्स होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं, अगर आपको इनका यूज़ करना है तो आपको इन छोटे छोटे वर्म होल्स को बड़ा करना पड़ेगा। इनको बड़ा करने के लिए एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा, और सिर्फ एनर्जी ही नहीं चाहिए होगी, नेगेटिव एनर्जी भी चाहिए होगी जो एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स का काम करे और स्पेस टाइम के फैब्रिक को रिपेल कर सके इस तरीके से कि वो खुला रहे और कोई इंसान या कोई चीज़ उसके अंदर से पास कर सके। तभी ये वर्म होल जो है वो इतने बड़े रह सकते हैं। अब ये नेगेटिव एनर्जी कैसे बनाई जाए, कैसे स्टोर किया जाए, कैसे किया जाए, ये अभी भी रिसर्च का ही विषय है। साइंस जब आगे तरक्की करेगा तो आई गेस इसमें शायद कुछ पॉसिबिलिटी आए। ये तो होगी साइंटिफिक बात कि किस तरीके से आप पास्ट में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप पास्ट में ट्रैवल कर भी लेते हैं तो उसके बाद में भी कुछ चीज़ें हैं जो समझनी मुश्किल हो जाती हैं। जैसे फ्यूचर के ट्रैवल की मैंने बात करी, आप कोई ना कोई जुगत बढ़ा के अगर फ्यूचर में पहुंच जाते हैं तो कुछ नहीं, आपने वो कभी देखी नहीं है चीज़ें, आप वहाँ पहुँच गए, आप कुछ भी अगर करते हैं वो नया है आपके लिए। लेकिन पास्ट में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो उससे कुछ पैराडॉक्स क्रिएट हो जाते हैं। इनमें से एक काफ़ी मशहूर पैराडॉक्स है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इसमें कुछ इस तरीके से होता है कि मान लीजिए कि कोई इंसान है वो टाइम ट्रैवल करता है और पास्ट में चला जाता है। पास्ट में जाके वो अपने ग्रैंडफादर को मार देता है। ऐसा करने से टेक्निकली जब ग्रैंडफादर ही नहीं रहे तो फादर भी नहीं होंगे, जब फादर भी नहीं होंगे तो वो खुद कैसे होगा। तो अगर वो खुद पैदा ही नहीं हुआ तो फिर वो पास्ट में कैसे गया। तो एक पैराडॉक्स बन गया ना कि आप पास्ट में जाके कोई ऐसी चीज कर दें जिससे आगे की चीजें पॉसिबल ही ना हो, तो फिर वो तो हो चुकी है ना, फिर कैसे उस चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा। ऐसे ये पैराडॉक्स बन जाता है। अब कुछ लोग हैं इसको वो एक एक्सप्लेनेशन देते हैं मल्टीवर्स की थ्योरी का। इनका मानना होता है कि जो भी एक टाइमलाइन है वो जैसी है वैसी ही रहेगी। अगर कोई इंसान है वो टाइम मशीन में बैठे पास्ट में जाए, उसके दादा को मार दे, तो वो टाइमलाइन वैसी ही रहेगी, लेकिन एक नई टाइमलाइन बन जाएगी जिसमें एक नए, उसकी दादी किसी और से शादी करेंगी, कोई और पापा होंगे, फिर वो पैदा होगा, मतलब एक नई टाइमलाइन ही बन जाएगी। या शायद वो ना पैदा हो, कोई और हो, मतलब एक टाइमलाइन अलग बन जाएगी। जो वो टाइमलाइन है जिससे वो आया था वो इंटैक्ट रहेगी, वैसी की वैसी ही रहेगी। लेकिन अगर कहा जाए तो पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। टेक्निकली इसको अगर समझना चाहें कि कोई इंसान पास्ट में जाके अगर हिटलर को बचपन में ही मार दे तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो हमारा पास्ट था वो वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन वहां से शायद एक नई टाइमलाइन शुरू हो जाए जो ऐसी हो जिसमें कभी शायद नाजी जर्मनी बने ही नहीं या वैसे नाजी वाले युद्ध हो ही नहीं। एक नई टाइमलाइन बनेगी, हमारी टाइमलाइन पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मल्टीवर्स की थ्योरी है। ऐसा ही एक और पैराडॉक्स आता है प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के हिसाब से जो भी हो रहा है वो प्री डिसाइडेड है, जो भी हो रहा है वो ऐसे ही होना था और आप कुछ भी कर लीजिए ये ऐसे ही होगा। मतलब अगर आप पास्ट में जा भी रहे हैं और वहां जाके कुछ कर भी रहे हैं तो वैसा ही होना था। आप जो भी पास्ट में जाके कर रहे हैं उसका रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे यही आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए आज की डेट में कोई एक्सीडेंट देखते हैं, आप पास्ट में जाते हैं, उस एक्सीडेंट को रोकने की कोशिश करते हैं, तो शायद जो आपकी उसको रोकने की कोशिशें हों वही उस एक्सीडेंट को कॉज कर दें। मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी हो रहा है वो होगा ही। अगर इसका एक एग्जांपल मैं बोलूं तो हैरी पॉटर की जो मूवी थी प्रिजनर ऑफ अज़्काबान, जिसके बारे में मैंने बात करी थी, उसमें कुछ ऐसा ही दिखाया गया कि आप पास्ट में जाके जो कुछ भी कर रहे हैं वो फ्यूचर को नहीं बदलता, वो वैसे का वैसा ही रहता है। तो ये हैं वो थ्योरीज, वो पैराडॉक्स, वो चीज़ें जो ये बताती हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, आज की डेट में भी पॉसिबल है। लेकिन आज हम वो चीज़ कुछ मिली सेकेंड्स, कुछ नैनो सेकेंड्स में करते हैं, कल उसी चीज़ को बढ़ा के शायद हम और आगे तक चले जाएं जैसे जैसे साइंस तरक्की करता है। तो ये डिटेल्स थी फ्यूचर ट्रैवल की, टाइम ट्रैवल के आज के एपिसोड में। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।